हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मज़े में हैं। मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा आज हम क्या करने वाले हैं। अगेन जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम रिवीजन करने वाले, रिवाइज करने वाले, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड जीएसटी वैल्यूएशन। ये हमारे जीएसटी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही काम का चैप्टर है। एग्जाम में 5 मार्क्स के इसके ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थियोरेटिकल, ज़्यादा चांस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है, वो एग्जाम में आ सकता है। तो अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन और फटाफट इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। इसके अंदर हम सेक्शन 15 को पूरा कवर करेंगे। इस रिवीजन के अंदर मैं वैल्यूएशन रूल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशन रूल सीए इंटर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीएस प्रोफेशनल और सीए फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। पर इसके अंदर हम सेक्शन 15 पूरा कवर करेंगे, जहाँ पे सेक्शन 15 के वैल्यूएशन की बात हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वेलकम। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सिंपल मीनिंग होता है सब ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है व्हाट इज द प्राइस पेड और पेएबल। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू? प्राइस पेड और पेएबल। सामने वाले ने मुझे क्या कीमत पे की है या वो टोटल मेरे को क्या कीमत पे करने का ऑब्लिगेशन रखता है, वो मेरी प्राइस में इंक्लूड होता है, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाता है। मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर 5 इंक्लूजन्स हैं। उसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में रखने की कोशिश की है। वो क्या है, एक बार उसको देखिएगा सब लोग। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐसे करके टोटल 5 इंक्लूजन है, उसको मैंने यहाँ पे चार्ट्स में रखा है। सबसे पहले सुनना, सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू में एक तो जुड़ता है एनी टैक्स अदर देन जीएसटी। ये चीज सबसे पहला इंक्लूजन है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम कोई भी टैक्स इंक्लूड करेंगे एक टैक्स को छोड़ के, और वो है जीएसटी। जीएसटी क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि जीएसटी जो है वही उसी के वैल्यूएशन के लिए हम ये कर रहे हैं, तो उस टैक्स को छोड़ दो। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, इनको छोड़ के अगर कोई टैक्स है जैसे म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो गया या कोई पुराना टैक्स है जो कि जीएसटी का नहीं है, वो सब वैल्यू में इंक्लूड होता है। दूसरा वैल्यू में इंक्लूड होता है इंटरेस्ट और लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट भी वैल्यू में इंक्लूड होता है, पर उसको लेके एक बहुत ही काम की बात है जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट दिया है तो हमेशा मानना ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, क्योंकि सामने वाला ब्याज बिल में नहीं देता है, बाद में देता है। तो हमको बिल बनाने का मौका नहीं मिला ब्याज के लिए, तो हम इंटरेस्ट को हमेशा ही मानते हैं कि वो अलग से टैक्स उस पर मिला ही नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट पे टैक्स जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स रेट ही नहीं दिया है, पूरे क्वेश्चन में बोला वैल्यू निकालो और ये बोला ही नहीं कि टैक्स रेट कितना है, तब तो हम ये मानेंगे कि सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, कोई भी अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को अगर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स पे लाना रहा तो हम वो कर ही नहीं पाएंगे अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है। तो ये चीज समझ लेना सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना जाता है अनलेस क्वेश्चन में टैक्स रेट ना दिया हो। वेरी नाइस। तो 2 इंक्लूजन तो अब तक समझ में आ गए। एक हो गया जीएसटी, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। ये दोनों हमको जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस जोड़ने हैं, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट को भी इंक्लूड करना है। तीसरा है जो चीज जुड़ेगी वो है सप्लायर ने और कोई खर्चा किया और वो रिसीवर से मांग रहा है। मैं आपको बताता हूं जैसे क्या, पे पैकिंग चार्ज, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, स्पेशल पैकिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, वारंटी चार्जेस, किसी भी नाम से अगर मैं रिसीवर से कोई भी पैसा ले रहा हूं तो वो मुझे पैसा पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा। पर अगर मैं रिसीवर से कोई पैसा एज ए प्योर एजेंट ले रहा हूं, अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर एजेंट? प्योर एजेंट का मतलब वो खर्चा मुझे करना ही नहीं था, वो मुझे खर्चा रिसीवर को करना था, बस उसने बोला कि आप दे दो मैं आपको वापस कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने बोला कि साहब आपका इनकम टैक्स बन रहा है 10,000 रुपए, आप जमा कर दो। क्लाइंट बोलता है कि साहब मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, आप मेरे बिहाफ पे जमा कर दो। ये अमाउंट एज ए प्योर एजेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो खर्चा रिसीवर को करना था वो खर्चा मैंने कर दिया और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस में वो खर्चा उससे मांग रहा हूं। तो ये खर्चा मुझे करना ही नहीं था, ये खर्चा रिसीवर को ही करना था, तो सप्लायर उसका जो पैसा लेगा उस पर टैक्स क्यों भरे? वो खर्चा मेरी लाइबिलिटी तो था ही नहीं, मैंने तो उसके बिहाफ पे किया है। तो अगर अमाउंट मैंने कोई खर्च किया है
और मेरी सर्विस में इंक्लूडेड है, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, वो सब तो जुड़ेगा। लेकिन कोई अमाउंट मैं एज ए प्योर एजेंट ले रहा हूँ जो खर्चा मुझे करना ही नहीं था, उसके बिहाफ पे मैंने कर दिया, वो अमाउंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, उसे प्योर एजेंट सर्विसेज माना जाएगा। उस अमाउंट को वैल्यू में हम हमेशा हटाएंगे, वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये क्लियर आ रहा है? ये तो सब वो खर्चे जो सप्लायर ने किए और रिसीवर से लिए। अब हम बात करते हैं वो खर्चे जो रिसीवर ने किए। अब रिसीवर ने भी दो तरह के खर्चे किए होंगे। एक तो वो जो रिसीवर ने किया सप्लायर के कहने पे, मतलब वो खर्चा करना किसको था? सप्लायर को, और रिसीवर से लेना था। ये होना था, मतलब होना क्या था कि सब एडवर्टीजमेंट का खर्चा सप्लायर करता और रिसीवर से अलग से इनवॉइस में जोड़ के ले लेता, वो तो इंक्लूड होता। रिसीवर ने बोला अच्छा यार अपन क्या करते हैं, मैं आपको नहीं देता हूं, मैं सीधे खर्चा कर देता हूं। मतलब अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट करना था सप्लायर को और उसका पैसा लेना था रिसीवर से। रिसीवर ने डायरेक्टली पैसे एडवर्टीजमेंट का खर्च कर दिया, सप्लायर को दिया ही नहीं। सप्लायर बोलता है मैं इस पे क्यों टैक्स भरूं? सरकार बोलती अरे ये खर्चा अल्टीमेटली करना तो तुम्हें था ना, और जब वो खर्चा तुम्हें करना था और रिसीवर ने पे कर दिया तो अल्टीमेटली वो खर्चा तुम्हारा ही तो कंसिडरेशन माना जाएगा। तुम्हें ना देके तुम्हारे बिहाफ पे किसी और को दे दिया, तुमने ही तो बोला कि ये खर्चा करो, मेरी जगह तुम कर दो, तो अल्टीमेटली वो पैसा मुझे भी मिलता, तो मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना था। उसने डायरेक्टली भी पे कर दिया तो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो ये अमाउंट भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई खर्चा रिसीवर को ही करना था और रिसीवर नहीं किया तो ऑफकोर्स वो चीज़ सप्लायर की ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये चीज़ फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर नहीं जुड़ेगी। मतलब सिंपल है, 4 खर्चे। पहला सप्लायर ने किया, करना भी सप्लायर को था और लिया रिसीवर से, वो जुड़ता है। रिसीवर ने किया पर करना सप्लायर को था, एडवर्टीजमेंट मैंने दिया, मैंने रिसीवर से पैसा लिया, जुड़ेगा। एडवर्टीजमेंट मेरे कहने पे रिसीवर ने दिया तो भी वो जुड़ेगा। मैंने रिसीवर के बिहाफ पे कोई प्योर एजेंट की तरह खर्चा किया, वो नहीं जुड़ेगा। और रिसीवर ने अपना कोई खर्चा किया जिससे मेरे से कोई लेना देना है, तो वो तो जुड़ने का सवाल उठता ही नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सब, ये तो समझ में आ गया कि साहब 5 चीजों में एक आ गया साहब, वो खर्चा जो रिसीवर से लेके मैंने किया वो जुड़ेगा, रिसीवर ने मेरे कहने पे किया वो भी जुड़ेगा, टैक्स जुड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट जुड़ेगा। एक और पॉइंट निकल के आता है सब्सिडी का। हम पहले उसी पॉइंट पे आते हैं कि साहब इस सब्सिडी के केस में क्या करना है। अगर सब्सिडी सप्लायर को मिल रही है तो 2 सब्सिडी हो सकती है, या तो गवर्नमेंट से हो सकती है या अदर पार्टी से हो सकती है। अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है तो हमेशा हटेगी, लेकिन यही सब्सिडी अगर किसी और पार्टी से मिली है गवर्नमेंट के अलावा, जैसे एनजीओ है या कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वो आपको सब्सिडी दे रहा है, तो वो 2 चीजें देखेंगी कि वो प्राइस लिंक सब्सिडी या जनरल सब्सिडी है। क्या उस सब्सिडी का प्राइस पे इफेक्ट आ रहा है? अगर हाँ तो वो चीज फिर वैल्यू में इंक्लूड होगी क्योंकि उस कारण प्राइस कम हो गई होगी। लेकिन अगर कोई जनरल सब्सिडी है, मतलब प्राइस लिंक सब्सिडी नहीं है, प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसे फिर वैल्यू में नहीं जोड़ना क्योंकि उसके कारण प्राइस पे कोई इफेक्ट भी नहीं आया होगा। तो हमें कौन सी सब्सिडी को इंक्लूड करना है? पहली बात, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिली हुई होनी चाहिए, और दूसरा प्राइस लिंक्ड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम बेसिक अजम्पशन यही मानते हैं कि वो प्राइस लिंक सब्सिडी होगी। ये हमारा बेसिक अजम्पशन होता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम यही मानेंगे कि वो प्राइस लिंक सब्सिडी होगी। आया सब्सिडी का पॉइंट समझ में? पर मैं आपको बता दूं सब्सिडी में बहुत ही शानदार कंफ्यूजन होते हैं, उसको मैंने नीचे टैकल किए। आप नीचे एक नोट देखिएगा, मैंने पॉइंट लिखा है कि स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेयर सब्सिडी इज गिवन इन क्वेश्चन, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। क्या होता है, समझ में तो आ गया कि गवर्नमेंट की सब्सिडी को नहीं जोड़ना है, प्राइवेट सब्सिडी को जोड़ना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो अब इसको कैसे करना है, मैंने 3 एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। पहले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दिया है 5 लाख, गवर्नमेंट की सब्सिडी दी है 50,000, एनजीओ की सब्सिडी दी है 20,000, और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है। ये लाइन बहुत काम की है। प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी का मतलब होता है कि प्राइस में से सब्सिडी ऑलरेडी हट चुकी है, जुड़ नहीं चुकी है, हट चुकी है, क्योंकि सब्सिडी का प्राइस पे ऑपोजिट इफेक्ट आता है। अगर 1 लाख की प्राइस है और 20,000 की सब्सिडी मिल गई तो मेरा नेट प्राइस 1,20,000 नहीं होगा, 80,000 रुपए होगा, क्योंकि सब्सिडी प्राइस का ऑपोजिट है। सब्सिडी प्राइस को रिड्यूस करता है।
सब्सिडी प्राइस में से माइनस होती है। तो अगर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सब्सिडीज प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मतलब हम ये मानेंगे कि प्राइस में से सब्सिडी हट चुकी है। दोनों सब्सिडी हट चुकी है, गवर्नमेंट की भी और एनजीओ की भी। अब सवाल आता है साहब हमको जोड़नी कौन सी है? सर गवर्नमेंट की सब्सिडी हट चुकी है तो उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन एनजीओ की सब्सिडी हट चुकी है उसे वापस ऐड बैक करना है। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हो 5 लाख की प्राइस में हमने सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी को कुछ नहीं किया, एनजीओ की सब्सिडी को जोड़ दिया। जो हट चुका है हटना ही था, उसका कुछ नहीं करो। जो हट चुका है जोड़ना था उसे वापस से जोड़ दो। तो हमने गवर्नमेंट की सब्सिडी का कुछ नहीं किया, एनजीओ की सब्सिडी को वापस ऐड बैक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिस्ट प्राइस दिया है सेम 5 लाख, गवर्नमेंट की सब्सिडी है 50,000, एनजीओ की सब्सिडी है 20,000, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी या बिफोर कंसिडरिंग सब्सिडी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिख रहा है कि प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी या बिफोर कंसिडरिंग सब्सिडी है, तो हमेशा ये अज्यूम कर लेना कि वो आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी ही होगा। मतलब हम ये अजम्पशन लिख लेंगे नीचे नोट डाल के कि प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जीएसटी के 8 मार्क्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें एक क्वेश्चन में मैंने आईसीआई के एक सॉल्यूशन को दिखाया भी था कि आईसीआई ने अजम्पशन लिया है कि प्राइस सब्सिडी में से सब्सिडी जो है प्राइस में से एडजस्ट हो चुकी है। तो हम भी यही अजम्पशन लेंगे कि सब्सिडी जो है वो प्राइस में से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। सो अगेन द सॉल्यूशन विल बी सेम, एनजीओ की सब्सिडी जुड़ेगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी का कुछ नहीं होगा। तीसरा एक और सिचुएशन निकल के आता है कि साहब अगर प्राइस ऑफ गुड्स दिया है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी दी है, एनजीओ की सब्सिडी दी है, और क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सिडी प्राइस में कंसीडर नहीं हुई, या क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइस इज एक्सक्लूडिंग बिलो आइटम्स। मैं आपको बता दूं एक्सक्लूडिंग बिलो आइटम्स का मतलब यहां पे ये मीनिंग नहीं है कि सब्सिडी प्राइस में से हट चुकी है। एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि साहब अभी तक सब्सिडी प्राइस में से कंसीडर नहीं हुई है। या एक्सक्लूडिंग का मीनिंग ये मत निकाल लेना कि प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी या प्राइस इज आफ्टर रिड्यूसिंग सब्सिडी। अगर क्वेश्चन रख रहा है प्राइस इज एक्सक्लूडिंग दीज अबव आइटम्स, मतलब ये सारे आइटम्स अभी तक प्राइस में कंसीडर नहीं हुए हैं। मतलब हम अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्राइस इज नॉट कंसीडर्ड, सब्सिडी इज नॉट कंसीडर्ड, या प्राइस इज एक्सक्लूडिंग और प्राइस इज विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके सामने है। हम गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटाएंगे और प्राइवेट सब्सिडी का कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें प्राइवेट सब्सिडी को जोड़े रखना है, तो हटेगा नहीं, जुड़े रहेगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटाना है तो हम गवर्नमेंट की सब्सिडी को प्राइस में से रिड्यूस कर देंगे। मतलब जो पहले से क्वेश्चन करके रखता था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो अब हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी को एक्सक्लूड और एनजीओ की सब्सिडी को कुछ नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट प्राइस में जुड़ी हुई आ रही है। कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा प्राइस 1 लाख था, मैंने सब्सिडी का कुछ नहीं किया, मतलब सब्सिडी उसमें जुड़ी हुई है, कुछ नहीं करना है। तो हम सीधे सीधे गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटाएंगे, पर अगेन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट दिए हैं क्वेश्चन में, तो हम इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कर देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेन सब्सिडी वाला पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है सब्सिडी वाला पॉइंट पूरा समझ में आ गया? वेरी नाइस। इसके बाद एक पॉइंट और वैल्यूएशन के अंदर आता है, हम ऊपर ही चलें तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वैल्यूएशन के अंदर आता है, और वो है डिस्काउंट का। अगर क्वेश्चन में एक चीज दी है डिस्काउंट, तो सर क्या उसको जुड़े रहने देंगे या एक्सक्लूड करेंगे? इस बारे में बड़ी सिंपल बात है। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है सप्लाई के पहले या सप्लाई के समय दिया गया डिस्काउंट, और एक होता है सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट। सप्लाई के बाद दिए गए डिस्काउंट को हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक ऐसा डिस्काउंट जो कि सप्लाई के दौरान या सप्लाई के पहले ही पता था, दिया जा चुका था, बिल में दिया जा चुका था, इनवॉइस में मेंशन था। एक ऐसा डिस्काउंट जो इनवॉइस में मेंशन नहीं था, बाद में दिया गया। सबसे पहले सवाल आता है जो डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन था, जो डिस्काउंट बिल में ही एडजस्ट हो गया, वो तो ऑफ कोर्स प्राइस में से एडजस्ट होगा। जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, आज प्राइस दी हुई 1 लाख और बोला है कि हमने 3% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपका इनवॉइस 97,000 का बनेगा, 3,000 रुपए का डिस्काउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये तो साहब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ये तो साफ आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट इनवॉइस में है ही नहीं, तो क्या करें? अब इसमें 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक ऐसा डिस्काउंट जो कि दिया बाद में गया, पर मालूम था कि ऐसा कोई डिस्काउंट आगे जाके मिलेगा।
इट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, मैंने बोला कि साहब ये बिल में तेरे को मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगले बिल पे जब तेरा एक टर्नओवर अचीव हो जाएगा तो मैं तुझे डिस्काउंट इस बिल पे भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे दूंगा। मतलब मुझे मालूम है इसका मुझे डिस्काउंट मिलेगा, पर डिस्काउंट बाद में मिलेगा। मतलब इट वॉज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो भी हटेगा, लेकिन 3 शर्तें पूरी करने पे। मेनली 2-3 शर्तें। पहली शर्त है उसका आईटीसी रिवर्स होना चाहिए और सप्लायर ने क्रेडिट नोट भी उसका इशू कर दिया होना चाहिए। अगर सप्लायर ने उसका क्रेडिट नोट इशू कर दिया है और सामने वाले ने उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया है, तो आप उसका फिर आईटीसी का उसका डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। आप उतने पे टैक्स कम दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ने अगर क्रेडिट नोट इशू सामने वाले को कर दिया तो सामने वाला आईटीसी रिवर्स करेगा, उसका आईटीसी कम हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और सामने वाले ने अगर कोई आईटीसी लिया है तो रिवर्स भी हो जाना चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी करोगे तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का फायदा भी मिलेगा, पर इट शुड बी एट द टाइम ऑफ अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो 3 शर्तें हो गई। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई अग्रीड था, सामने वाले को आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, सामने वाले ने उसकी आईटीसी रिवर्स कर दी। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का फायदा भी मिलेगा। पर अगर डिस्काउंट पता ही नहीं था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको हम बोलते हैं एडहॉक डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट्स, सेकेंडरी डिस्काउंट्स भी नाम है, एडहॉक डिस्काउंट भी नाम है। ये वो डिस्काउंट्स है जो पता ही नहीं था कि दिया जाएगा पर बाद में दिया जा रहा है। प्रैक्टिकली नेगोशिएशंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुए, 2 महीने बाद पार्टी बोलती कि मैं तो 1 लाख नहीं, मैं तो 90,000 ही दूंगा, लेना हो तो ले। आपने बोला ठीक है 90 ही दे। अब मुझे बताओ ऐसा डिस्काउंट माइनस करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये काइंड ऑफ बेड डेट है। आपने 1 लाख रुपए का बिल बनाया, 1 लाख रुपए आपको लेने थे, सामने वाली पार्टी आपको 90 दे रही है, आपको मजबूरी में 90 लेने पड़ रहे, आपका 10,000 का पैसा डूब गया। वो डिस्काउंट दिख रहा है पर वो प्रैक्टिकली बेड डेट की तरह ट्रीट होता है और बेड डेट को कभी हम एक्सक्लूड नहीं करते। इसीलिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर एडहॉक है, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर सप्लाई it was identified, then it should not be excluded। वो चीज ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ी रहेगी। 1 लाख का प्राइस है, 3,000 का एडहॉक डिस्काउंट दिया, आपको जीएसटी 1 लाख पे ही देना है। आ गई बात समझ में? ये भी बहुत ही काम की बात थी। तो डिस्काउंट समझ में आ गया, इंटरेस्ट समझ में आ गया, सब्सिडी समझ में आ गया। यही तो दमदार पॉइंट थे पूरे वैल्यूएशन के अंदर। मैंने पता है जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया, इसको मैंने अपनी हैंडराइटिंग के अंदर भी इस चार्ट में डाल दिया है। उसी चीज को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लीवर्ड एट द रेट ऑन सच सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। एक चीज और है, वैल्यूएशन तभी अप्लाई होता है जब सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर हमको वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ता है और वैल्यूएशन मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे प्राइस सही नहीं होती है। तो 2 शर्तें पूरी होने पे वैल्यूएशन का सेक्शन 15 लगता है। प्राइस सोल कंसिडरेशन है, यही मिला है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिला है। मॉनेटरी कंसिडरेशन है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा, हमें अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस पे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू लगाना है, सेक्शन 15 लगाना है। अगर मैंने रिलेटिव को बेचा है तो फिर वैल्यूएशन रूल लगेगा। वो चीज़ सीए इंटर के सिलेबस नहीं है, फाइनल और प्रोफेशनल के सिलेबस में आती है। उसका मैं वीडियो अलग से बना के दे दूंगा फॉर सीए फाइनल एंड सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो आ गया साहब वैल्यूएशन क्या, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वही सब है। टैक्सेस इंक्लूड होंगे, अमाउंट रिसिपिएंट ने दिया है सप्लायर के बिहाफ पे वो जुड़ेगा, कोई और खर्चे अगर रिसीवर सप्लायर ने किए वो जुड़ेंगे, डिलेड पेमेंट जुड़ेगा और सब्सिडी जुड़ेगा। बता दिया। एक्सक्लूजन में डिस्काउंट और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा, तो वो सब जो है वो इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कब रिड्यूस करना है? अग्रीड होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, तब सब ये रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ये वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की उसको हैंडराइटिंग में भी एक बार आपको दे दिया ताकि आपको रिवाइज करने में और आसानी हो जाए। अब साहब सब्सिडी वाले पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली हमको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करके इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहले कैंडी ब्लू लिमिटेड, ये क्वेश्चन मई 2018 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कैंडी ब्लू लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है और उसकी कुछ डिटेल अपने को यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है लिस्ट प्राइस, लेकिन लिस्ट प्राइस के साथ लिखा है कि आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड, मतलब इस प्राइस में कौन कौन से आइटम एडजस्ट हो चुके हैं।
2 आइटम एडजस्ट हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिकली इस प्राइस में सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट की सब्सिडी भी एडजस्ट हो चुकी है और ट्रेड एसोसिएशन की सब्सिडी भी एडजस्ट हो चुकी है। बताओ सबसे पहले अभी मैंने बताया क्या करेंगे, अगर सब्सिडी कंसिडर हो चुकी है मतलब प्राइस में से माइनस हो चुकी है दोनों सब्सिडी, तो कौन सब्सिडी जोड़ेंगे और कौन सब्सिडी नहीं जोड़ेंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडी का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो हटी हुई है, हटे रहने दो। प्राइवेट सब्सिडी, ट्रेड एसोसिएशन की सब्सिडी हटी हुई है, वापस जोड़ेंगे, मतलब एक तो साहब 30,000 का अमाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद लिखा है आइटम नॉट एडजस्टेड, मतलब ये 3 आइटम जो हैं ये ऊपर प्राइस में एडजस्ट भी नहीं हुए, मतलब एक तो टैक्स लिमिट एडजस्ट नहीं हुआ, पैकिंग चार्जेस नहीं हुआ, लेट फीस नहीं हुआ, तो इन तीनों को भी हम ऐड कर देंगे बिकॉज टैक्स जुड़ता है जीएसटी के अलावा बाकी सारा, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस जुड़ते हैं और लेट फीस और डिलेड पेमेंट भी जुड़ता है। अब एक सवाल और आता है, सर लेट फीस, बाकी सारे अमाउंट तो सर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लेट फीस का क्या करें, इंटरेस्ट है तो एक तरह का, ये इंक्लूसिव माने एक्सक्लूसिव माने। क्वेश्चन में देखो टैक्स रेट ही गिवन नहीं है, और जब क्वेश्चन में टैक्स रेट ही गिवन नहीं है तो हम इसमें टैक्स एक्सक्लूड कैसे करेंगे, तो मानेंगे सारे ही अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो सीधे सीधे एडजस्टमेंट मार देंगे, प्राइस है उसमें सब्सिडी जोड़ेंगे, पैकिंग जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे म्यूनसिपालिटी वाला, और साथ साथ में उसमें जोड़ेंगे लेट फीस, सारे अमाउंट को ऐड करके फाइनल वैल्यूएशन आ जाएगा 13,11,000। टैक्स रेट ही नहीं दिया तो मानेंगे सारे ही अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मई 2018 के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अटेम्प्ट, पर ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अचिंत्य एक रजिस्टर्ड सप्लायर है कोची केरला स्टेट की, और फॉलोइंग डिटेल दी है, लिस्ट प्राइस दी है, बट इस लिस्ट प्राइस में 2 से लेके 5 तक के सारे आइटम एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब हटे हुए मत मानना, एक्सक्लूडेड का मतलब है कंसीडर नहीं हुए हैं, मतलब कुछ भी अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, सारी चीजें एडजस्ट करना बाकी है, मतलब स्वच्छ भारत सेस जुड़ा नहीं है, जुड़ना बाकी है, पैकिंग चार्जेस अलग से लिया है, ऑफ कोर्स जुड़ना बाकी है, डिस्काउंट अभी एडजस्ट होना बाकी है, और सब्सिडी का भी एडजस्टमेंट होना बाकी है। मतलब एक्सक्लूजन का मतलब बच्चे ये ना समझ ले कि सब चीजें माइनस हो चुकी है, एक्सक्लूजन मतलब कंसीडर नहीं हुई है। ओके, सो इस क्वेश्चन के अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो लिस्ट प्राइस में स्वच्छ भारत सेस जुड़ेगा क्योंकि वो जीएसटी का टैक्स नहीं है, पैकिंग चार्जेस जुड़ेगा, सब्सिडी कंसीडर नहीं हुई है और ये सब्सिडी गवर्नमेंट की है, ऊपर बताया था अगर कोई सब्सिडी कंसीडर नहीं हुई है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी को हम माइनस करते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट भी अभी एडजस्ट नहीं हुआ है तो डिस्काउंट भी हम माइनस कर देंगे। ये अज्यूम कर लेंगे कि डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, लिखा हुआ है क्या ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस माना है, तो ऑफ कोर्स ये बाय डिफॉल्ट ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और उससे सीधे सीधे वैल्यूएशन और टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये भी बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समृद्धि एडवर्टाइजर कॉन्सेप्चुलाइज एंड डिजाइन द एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। समृद्धि एडवर्टाइजर को 20,000 रुपए देने हैं वेंडर को जो कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस के हैं, मतलब प्रैक्टिकली रिसीवर ने कोई पैसा दे दिया जो कि सप्लायर को देना था, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर रिसीवर ने एडवर्टीजमेंट दे दिया, ये जुड़ेगा। फिर लिखा है साहब सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धन वो डिस्चार्ज बाय रिसीवर, ठीक है। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड का डिले हुआ है पेमेंट और उसके ऊपर 15,000 रुपए का ब्याज भी उसका निकल के आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट है ब्याज का क्या करेंगे सर, क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है, जी हाँ मैंने बोला था जब भी टैक्स रेट दे ब्याज इनवॉइस में नहीं बाद में मिलता है, उस पर आप कस्टमर से अलग से टैक्स नहीं लेते हो, वो सीधे ब्याज देता है, तो हम मानेंगे कि वो ब्याज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। इसीलिए इस 15,000 को डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करके टैक्स रेट हटा के बचा हुआ अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 12,712 और हमारी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगी 5,32,712। बताइए क्या आपको ये वैल्यूएशन समझ में आ गया है? आई होप हमने कुल मिला के टोटल 24-25 मिनट में पूरा वैल्यूएशन रिवाइज कर दिया, क्या बात है। तो 24-25 मिनट में हमारा पूरा वैल्यूएशन हो गया। घर पे जाके इसको मस्ती से रिवाइज करो, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने दिए क्वेश्चन बैंक के अंदर, आप इवन मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी देख सकते हो, और वैल्यूएशन को खत्म करो।
वैल्यूएशन का सेक्शन 15 हो जाता है खत्म। आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल लगा होगा। बच्चे मुझे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑफकोर्स ये बता रहे हैं कि सर रिवीजन लेक्चर उनको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनको किस तरीके से रिवीजन में मज़ा आ रहा है। और बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आगे और डालो, तो मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ कि हाँ मैं और आगे रिवीजन रिकॉर्ड करके डालूंगा। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और बनाऊँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लेक्चर्स और मिलेंगे, उनको भी आप देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।